Dear students, in this lecture we have to study the few examples of different types of vectors. इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो है ज़ीरो वेक्टर जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर जिसको हम अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। इनकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। इसके टाइटल से क्लियर है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो देयरफॉर ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड, जैसे कोई वेक्टर ए है, ए इज ए वेक्टर, इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया, यह वेक्टर ए हो गया। यहाँ पे ए क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ए इसका मैग्नीट्यूड है जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरो हटा देंगे तो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज जीरो। एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे इस डस्टर को ऑब्जर्व कीजिए, डस्टर मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी पोजीशन में है तो उस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुकाबले यह रेस्ट पोजीशन में है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर of stationary object or object in the rest position। कोई बॉडी रुकी हुई है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जीरो है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से जो रुका हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वह जीरो होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर भी जीरो होगा। नाउ सिमिलरली हमने कोई भी एग्जांपल लिया, एक कार है जो रुकी हुई है, हम कहते हैं कि वह स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए वह नल वेक्टर होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? नल होगा, या वेलोसिटी वेक्टर जीरो होगा, जिसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। B is resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर कब मिलता है? जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं। ए रिजल्टेंट ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स इज दैट ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल द वेक्टर्स। जिसे आप मान लीजिए कि यह एक वेक्टर काम कर रहा है इस पॉइंट O के ऊपर, ये फोर्स काम कर रहा है, दिस इज ए फोर्स। तो फोर्स एक वेक्टर हो गया। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब ये दूसरा वेक्टर हो गया। और ये थर्ड वेक्टर हो गया।
तो इस ऑब्जेक्ट पर कुल कितना रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा या इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, और वह रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वह सिंगल होगा, एंड दैट विल बी ए सिंगल वेक्टर which produced the same effect as produced by all these vectors. Clear? Suppose that यहाँ पे दो ही वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों वेक्टर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना एक सिंगल वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो therefore the definition of resultant vector is the resultant of two or more vectors is that a single vector which produced same effect as produced by the vectors together। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया गया, और वो अप्लाई किया 10 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन का, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह 15 न्यूटन का होगा, और वह 15 न्यूटन का जो फोर्स है उसमें ये दोनों फोर्सेस का इफेक्ट आ जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स का इफेक्ट भी रहेगा और 10 न्यूटन के फोर्स का इफेक्ट भी रहेगा। इसी तरह से आप मान लीजिए कि एक और फोर्स अप्लाई कर दिया गया 2 न्यूटन का, तो एक सिंगल जो फोर्स होगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, और उस पर ये तीनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होगा, और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगा। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 2 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 17, अगर ये तीनों सेम डायरेक्शन में है तो। इसी तरह से अगर एक फोर्स 2 न्यूटन का यहाँ अप्लाई किया और इधर 10 न्यूटन का अप्लाई किया, ये दो फोर्सेस अप्लाई किया, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और उन दोनों फोर्सेस का जो कॉमन इफेक्ट होगा वह एक सिंगल वेक्टर या सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे, और वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? ए रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors is that single vector which produced the same effect as produced by the vectors together। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर, जिसको हम अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। C is नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं? अपोजिट वेक्टर। Negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but opposite in direction to that of the given vector। मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया गया है A, राइट, वेक्टर A, और इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा इस एरो से। मतलब कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है? A है, और यह मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? दिस मैग्नीट्यूड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की जो लंबाई है उसको हम एक प्रॉपर स्केल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इस पर जो डायरेक्शन है वह ये रिप्रेजेंट करता है कि इस क्वांटिटी की डायरेक्शन है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो देयरफॉर दिस इज वेक्टर ए। अगर हमने इतनी ही लंबी लाइन और इसके पैरेलल ड्रा कर लिया, ठीक इसके पैरेलल, और इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, जिधर इसका टेल है उधर हमने हेड बना दिया, और जिधर इसका हेड था उधर हमने टेल बना दिया, मतलब कि डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो ये बन गया वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बी का मैग्नीट्यूड एरो हटा देंगे तो यहाँ पे ए
और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंस जो है वह इनके डायरेक्शंस का है। इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, जिसमें ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर बोलेंगे जो a vector negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but in opposite directions। तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B, या ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर A, मतलब वेक्टर A वेक्टर B का अपोजिट है, या इसको नेगेटिव बोलेंगे, या वेक्टर B वेक्टर A का अपोजिट है या नेगेटिव है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है इक्वल वेक्टर। Next vector is equal vector. It is very clear from this heading. Equal, equal का मतलब होता है बराबर। वेक्टर A है, अगर आपको इसके एग्जैक्टली इक्वल दूसरा वेक्टर ड्रा करना है तो क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए जितना पहले वेक्टर का है, और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो पहले वेक्टर का है। तो मतलब इसके इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का हम दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे और उस वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों ही वेक्टर्स बराबर दिख रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी, और ये इसलिए बराबर है इफ द टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। तो इन दिस डायग्राम वेक्टर A इज इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर B। तो एक बार और सुने, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। A vector which gives the position of a particle at a point with respect to origin of a chosen coordinate system is called position vector of that particle। हम एक origin select करते हैं जिसके रिस्पेक्ट से हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में मेरी पोजीशन क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन इस पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वह किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे है। जैसे हमने एक ओरिजिन डिसाइड कर लिया और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम अपने पोजीशन को डिसाइड करेंगे, तो वह वेक्टर जो किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चूजन coordinate system is called a position vector. Now here suppose that there are two coordinates, you know this is a x coordinate, ये हो गया x coordinate और ये हो गया y coordinate, और x और y coordinate जहाँ पे कट करेंगे इसको हम बोलते हैं origin, this is called origin। और आपको मालूम है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0 इन, और ये कौन सा डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिचुएटेड है,
हियर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे ड्रा करेंगे? ओरिजिन से उस पॉइंट तक हम लाइन ड्रा कर देंगे, एक वेक्टर ड्रा कर देंगे। ओरिजिन से उस पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रा कर देंगे और यही होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हियर इफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन, इसकी लाइन की लंबाई हो गई r और इसका डायरेक्शन इस एरो में होगा। डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल की पोजीशन P पे है, तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से P पॉइंट के तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओरिजिन से उस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम प्रॉपर यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली आप डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं। जैसे सपोज दैट एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन एंड हियर सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज गिवन and particle is moving like this. So at any instant of time the particle is located here at point A. Then what is the position vector of the particle? Position vector will be OA. O से A के तरफ हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, तो ये हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अगर रेडियस r है तो पोजीशन वेक्टर R लिख के एरो लगा लेंगे। और अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर कितनी होगी? यहाँ पे एक आप लाइन ड्रा करो, द पोजीशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बिकॉज दैट इज आवर ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो देयरफॉर दिस इज द पोजीशन वेक्टर हियर। अगर पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, A के बाद B पे आया, फिर C पे आया, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हमारा पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हमने ओरिजिन लिया है और ओरिजिन हमने इस सेंटर को लिया है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, और डायरेक्शन होगा O से इस पॉइंट C के तरफ। तो नाउ इन दिस वे यू कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू वेक्टर OP। Then a point is unit vector. Unit vector. A vector having unit magnitude is called unit vector. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए एक वेक्टर है m, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा m, जिसको हम विदाउट एरो रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड, राइट। इफ m, ये जो m है ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? m विदाउट एरो, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर m को मैग्नीट्यूड के साइन से इनक्लोज कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो होगा। तो अब हमको फाइंड करना है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, राइट। आप मान लीजिए कि ये वेक्टर m है। अगर हमने लिखा कि m
इज इक्वल टू वेक्टर m। तो क्या एक्सप्रेशन राइट है? नहीं है, इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्केलर लिखा और राइट हैंड साइड में हमने वेक्टर लिखा। लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर m का मैग्नीट्यूड तो m ही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है जो डिसबैलेंस कर रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है और राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर सेलेक्ट किया, um क्या है? यूनिट वेक्टर है। और उसका डायरेक्शन क्या है? इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर m का डायरेक्शन है। मतलब इज ए यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। मतलब की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू है 1। और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन वही है जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वेक्टर m का डायरेक्शन है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और अगर इस पर एरो लगा देते हैं तो सेम हो जाएगा। लेकिन ये एरो हम इस पे नहीं लगाएंगे, ये एरो हम यूनिट वेक्टर m कंसीडर कर लिए हैं। अब यूनिट वेक्टर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसका डायरेक्शन वही हो गया जो इसका डायरेक्शन है, वेक्टर m का डायरेक्शन है। तो देयरफॉर बाय मल्टीप्लाइंग ए यूनिट वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वी कैन गेट द वेक्टर m। तो देयरफॉर हियर you can find the unit vector in the direction of the given vector is equal to vector m upon magnitude of vector m। मतलब आप इजीली कह सकते हो कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, राइट। अगर हमको वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर a इज गिवन टू यू, और किसी ने कहा कि वेक्टर a के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो देयरफॉर वेरी सिंपल, इस वेक्टर को मतलब वेक्टर a को इसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना है, यूनिट वेक्टर मिल गया। वेक्टर b दिया हुआ है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देयरफॉर टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, द वेक्टर शुड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर। Now let us find the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. So therefore we use unit vector I along the x-axis, unit vector j along the y-axis and unit vector k along the z-axis. You know that x, y and z are the coordinates in 3 dimension। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे डायमेंशन क्या होता है, कोई लाइन हमने ड्रा किया तो इसके लिए सिर्फ हमको एक ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस लाइन को x एक्सिस में ड्रा कर सकते हैं, y एक्सिस में ड्रा कर सकते हैं, z एक्सिस में ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करते हैं, जैसे ये एक प्लेन है, तो इसमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, जिसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यूज किया कि x एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वह i है, और y एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो j है, और z एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, k है। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर
यूनिट वेक्टर I इज इक्वल टू, आप ले लो एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कितना है, x है। y एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर है y, इसी तरह से z एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर है z। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, x एक्सिस के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ले लिया है i, तो यह यूनिट वेक्टर i होगा। इस वेक्टर को हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर i हो गया। ऐसे ही यूनिट वेक्टर j अलोंग द y एक्सिस कितना होगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है वो है y, तो j इज इक्वल टू वेक्टर y अपॉन y। इसी तरह से z एक्सिस है, z एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा वेक्टर कितना है, z है, तो हमारा यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में कितना होगा, वेक्टर z अपॉन z। In this way we can find the unit vector along x-axis, y-axis and z-axis. So here x, y and z are the vectors along x-axis, y is the vector along the y-axis and z is the vector along z-axis. So therefore unit vector along the x-axis will be I is equal to x upon x. Unit vector j along the y-axis will be vector y upon y, and unit vector k along the z-axis will be vector z upon z. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.